सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। कैंप कमांडेंट के दफ्तर तक रसाई के लिए मैंने एडीओज़ के क्लर्क का इंतखाब किया। जब एक बार फैसला कर लिया तो फ़ौरन ही तैयार होकर एडीओज़ के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। सिक्योरिटी और चेकिंग के मरहले से गुजर कर मैं उस क्लर्क बादशाह तक जा पहुँचा। गुज़िश्ता रात ना मिलने का उज़र ये किया कि तबीयत नासाज थी। एडीओज़ के दफ्तर में चूँकि मकामी ठेकेदार टेंडर देने, सप्लाई और रकम की वसूली के लिए अक्सर आते रहते हैं और क्लर्क साहिबान से दूसरे टेंडर देने वालों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करते हैं, इसलिए ये दफ्तर गैर फ़ौजी अफराद से भरा रहता है। मुझ पर भी कोई शक नहीं कर सकता था चूँकि मैं ज़ाहिरन चाय की फ़रोख्त के लिए वहाँ आया था। लिहाजा मुतल्लिका क्लर्क से दफ्तरी औकात में मिलने और राब्ता बढ़ाने में मुझे कोई ख़तरा महसूस ना हुआ। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं मौका की तलाश में था और जल्द ही मुझे वो मौका मिल गया। जब खाने के वक्फे में वो मुझे कैंटीन ले गया, वहाँ एक अलग थलग टेबल पर बैठ गए। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे अलहदगी में बात करना चाहता था। मैं अपनी चाय यहाँ बेचने आया हूँ और हरगिज़ मायूस वापस नहीं जाना चाहता। तुमने मुझसे पहली मुलाकात में कहा था कि बग़ैर रवाबित बढ़ाए और अफसरान को खुश किए बग़ैर काम नहीं हो सकता। मुझे खुलकर बताओ कि यहाँ किन किन को खुश करना पड़ेगा। वो कहने लगा कि आप ये तो जानते ही होंगे कि यहाँ एक ही चीज़ की सप्लाई करने वाले कई होंगे, तो फिर वहाँ अफसरान की खुशनुदी तो हासिल करना ही होती है। यहाँ पर एडीओज़ और डीएडीओज़ के अलावा लंगर इंचार्ज और मैंने फ़ौरन ही लुकमा दिया कि कैंप कमांडेंट को भी खुश करना होगा। उसने इस्बात में जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि ये सब मैं तुम्हारे ज़िम्मा लगाता हूँ कि मुझे लंगर इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवा दो। अगर मैं अपनी चाय यहाँ फ़रोख्त करने में कामयाब हो गया तो इसका सेहरा तुम्हारे सर होगा और तुम भी बहुत फ़ायदे में रहोगे। ये कहते कहते मैंने 2000 रुपये चुपके से उसके हाथ में थमा दिए। वो पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन उसका इनकार महज रिस्मी था। मैंने ज़रा ज़ोर दिया तो उसने वो रुपये जेब में डाल लिए। मैंने उसे कहा कि ये महज पेशगी है, जब तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें मुस्तकिल खुश करता रहूँगा। उसने मुझसे सवाल किया कि आपके कहने के मुताबिक आपकी चाय की क्वालिटी बहुत आला है और कीमत कम है। अगर आपको चाय की सप्लाई का आर्डर मिल जाए तो आपको सप्लाई बरकरार रखने के लिए लोगों को हर 3 माह बाद खुश करना पड़ेगा। इस तरह तो आपका मुनाफा नुकसान में बदल जाएगा। मैं हंस पड़ा और कहा कि ये कारोबारी राज है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी चाय की क्वालिटी कम करता जाऊँगा और गैर महसूस अंदाज में ये नुकसान नफ़ा में बदल जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं एक बड़े कारोबारी ख़ानदान यानी चोपड़ा फैमिली से हूँ और हमें समझाया गया है कि हर काम में फ़ौरी मुनाफा का ना सोचो, बल्कि अगर शुरू में कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो उठाओ, क्योंकि यही नुकसान बाद में बड़े मुनाफे में बदल जाता है। गर्ज़ ये कि मैंने उसे इस तरह ज़हनी तौर पर अपने काबू में किया कि उसने मुझे उसी वक्त लंगर के इंचार्ज और कैंप कमांडेंट से मिलवाने की हामी भरी और मुझे लंगर की तरफ ले गया। लंगर इंचार्ज उस वक्त फ़ौजियों में खाने की तकसीम का जायज़ा ले रहा था और ख़ासा मसरूफ़ था। क्लर्क ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सूबेदार था और ख़ासा पुराना गाहक दिखाई देता था। मेरा तारुफ़ करवाने के बाद क्लर्क ने उसे कहा कि इनकी चाय आपके पास आएगी, इसे पास करना अब आपका काम है। ये मेरे दोस्त हैं और इनका काम होना चाहिए, ये आपकी सेवा करेंगे। लंगर इंचार्ज ने मेरा जायज़ा लिया और कहा कि साहब, माल ठीक हो तो हम क्यों अनफिट करेंगे। साथ ही उसने क्लर्क से कहा कि वो मुझे शाम को उसके क्वार्टर में ले आए। वो माँ फैमिली वहाँ रहता था। मैंने हामी भर ली और फिर हम कैंप कमांडेंट के दफ्तर की तरफ चल पड़े। कैंप कमांडेंट का दफ्तर क्वार्टर गार्ड से मुंसलिक था। कैंप कमांडेंट एक फुल कर्नल था और उस वक्त खाने के वक्फे में मेस गया हुआ था। उसके दफ्तर में तकरीबन सारे क्लर्क मेरे हमरा ही क्लर्क के खासे जानने वाले थे। उनकी बेतकल्लुफ़ी देखकर मुझे एहसास हुआ कि अंदर ही अंदर एडीओज़ के दफ्तर से लेकर लंगर और कैंप कमांडेंट तक एक जंजीर बनी हुई है और ये सब मिल बाँट कर खाते हैं। कैंप में ट्रेनिंग के लिए फ़ौजी जवान सिर्फ 3 माह के लिए आते हैं, इसलिए उनकी खुराक, साबन और तमाम वो अशिया जो उनको मुफ्त मुहैया की जाती हैं, उनकी क्वालिटी में हीर फेर करके वो ठेकेदारों से मिली भगत करके ज़्यादा कीमत के टेंडर मंजूर किए जाते हैं। इसीलिए इन तीनों दफातर के क्लर्क आपस में खासे बेतकल्लुफ़ थे। तमाम हालात का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद मैं एडीओज़ के क्लर्क के हमरा वापस लौट आया। शाम को मुझे लंगर इंचार्ज के घर जाना था। एडीओज़ के क्लर्क को अब मैं आइंदा श्याम लिखूँगा। श्याम ने वापस आते हुए मुझे कहा कि लंगर इंचार्ज को खुश करने के लिए मुनासिब रकम हमरा ले आऊँ।
शाम 6 बजे के करीब मैं होटल से छावनी की तरफ फिर रवाना हुआ। श्याम मुकर्ररा जगह पर मेरा मुंतज़िर था। हम दोनों लंगर इंचार्ज के घर 7 बजे पहुंच गए। लंगर इंचार्ज फैमिली क्वार्टर में रहता था। उसने हमें एक कमरे में बिठाया। रस्मी गुफ्तगू और खातिर तवाज़ो के बाद उसने ख़ुद चाय की बात छेड़ी और अपनी अहमियत जताने के लिए कहने लगा कि अगर मैं चाय को पास ना करूं तो एडियोज़ वाले कुछ नहीं कर सकते। आखिर मुझे 1200-1300 अफराद को खुराक के मामले में मुतमईन करना होता है। सूबेदार बनते बनते एक फ़ौजी को 22-23 साल लग जाते हैं और वो रिटायरमेंट के करीब होता है। भारतीय फ़ौज में ऐसा सूबेदार अगर किसी पैदा करने की जगह पर लग जाए तो फिर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अपने हाथ साफ़ रखते हैं। सूबेदार ने साफ अल्फाज में कहा कि आपकी चाय मैं ना सिर्फ पास करूँगा बल्कि तारीफ़ भी करूँगा, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। सूबेदार को बर्राह रास्त पर लाने का मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने ख़ुद मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसने कहा कि सिर्फ जवानों और NCOs के लिए रोज़ाना 4000 से ज़ायद बड़े कप की चाय बनती है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी कितनी चाय हम इस्तेमाल करेंगे। चाय की मंजूरी के दूसरे मरहले में आप ख़ुद तय करेंगे कि जिस तारीख़ से आपकी चाय लंगर में इस्तेमाल होनी शुरू होगी। मैं 5000 रुपया माहवार आपसे लूँगा। मैंने मंजूर कर लिया और पेशगी उसे 2000 रुपये दे दिए और थोड़ी देर बाद हम उसके घर से लौट आए। श्याम ने मुझे रात को 8 बजे शराब खाने में मिलने का कहा। अब 8 बजने में वक्त ही कितना रह गया था। मैंने होटल जाने का इरादा तर्क किया और शराब खाने में पहुंच गया। श्याम ने जिस तरह मुझे खर्च करते और पैसे लुटाते देखा था उससे वो मुझे एक मोटा शिकार समझ बैठा था और जल्द अज जल्द अपनी मौजूदगी में मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर के क्लर्कों से मिलवाना चाहता था ताकि मेरी कोई डील उसकी गैर मौजूदगी में ना हो। रात 8 बजे वो 2 फ़ौजियों को अपने हमरा लाया और मुझे बताया कि वो कैंप कमांडेंट के दफ्तर में काम करते हैं। वो शाम हमने कुछ गपशप और कुछ काम के बातों में गुजारी। मुझे कुछ यूं ही शक सा पड़ गया कि श्याम इतनी जल्दी कैसे सबसे मिलवा रहा है। अगरचे इन दोनों फ़ौजियों को मैं दोपहर को कैंप कमांडेंट के दफ्तर में देख चुका था, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने काम की बात की और इस शाम ज़्यादा आगे ना बढ़ाया और कहा कि कल मैं श्याम के दफ्तर में आऊँगा और उसके हमरा कैंप कमांडेंट के दफ्तर में उनसे मिलूँगा। वो मैं नोशी कर रहे थे तो मैं उनके चेहरों से उनके दिली जज्बात का अंदाज़ा लगा रहा था। शराब के नशे में इंसान अंदर की बात भी ज़बान पर ले आता है और उसका चेहरा उसके दिली जज्बात की अक्कासी भी करता है। मैंने महसूस किया कि श्याम और उसके एक फ़ौजी तो शराब पीकर खूब हंस बोल रहे थे, जबकि दूसरा फ़ौजी बार बार गहरी सोच में घर खो जाता था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि क्या बात है यार, बीवी याद आ रही है जो यूँ खामोश बैठे हो। वो खसियानी से हंस हंस कर चुप हो गया। मैंने 2-3 बार उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन वो दिल की बात ज़बान पर ना लाया और ना ही उसकी खामोशी और सोच में डूबने में फ़र्क आया। शराब खाने में कोई टॉयलेट वगैरह नहीं था। मैंने छोटी उंगली का इशारा देकर अपनी हाजत का इजहार किया। श्याम ने कहा कि बाहर सड़क की दूसरी जानिब। मैंने उस सोच में डूबे फ़ौजी का हाथ थामा और कहा कि मेरे हमरा चले। वो मेरे साथ बाहर आ गया। सड़क की दूसरी जानिब मैंने फारिग होकर उसे कहा कि तुम ऐसे माहौल में जहाँ इंसान सब गमों से आज़ाद हो जाता है यूँ गमगीन बैठे हो। परेशानियाँ मुझे भी ढेर सारी हैं, लेकिन हर परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ और अगर चल सकते हो तो मेरे यहाँ वापसी से मेरे हमरा होटल चलो, वहाँ सुकून से बातें करेंगे। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि साहब, आप पहली बार मिले हैं और मेरी परेशानी को भांप गए हैं और यहाँ मेरे साथी जो सारा वक्त मेरे साथ रहते हैं उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या बात है। आप में मुझे एक हमदर्द इंसान का दिल दिखाई देता है। मैं वापसी पर आपके हमरा होटल चलने को तैयार हूँ। शराब खाने से मैं आध घंटे बाद उठ जाऊँगा और आपके होटल में सिविलियन लिबास में पहुँच जाऊँगा। आप भी मेरे आने के बाद जल्द आने की कोशिश कीजिएगा। मैंने उसे दिलासा दिया और हम वापस आ गए। मैंने उसके गिलास में ज़्यादा शराब डाली ताकि वो और ज़्यादा नशे में हो जाए। कुछ देर बाद उसने सर दर्द की शिकायत की और सबसे माजरत करके बाहर चला गया। हमारे टेबल पर महफिल उस वक्त शबाब पर थी। दूसरों ने उसके जाने का ख़ास नोटिस ना लिया। करीबन 11:30 बजे हमारी महफिल बर्खास्त हुई। मुझे यकीन था कि मेरी तरह श्याम और उसका साथी भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्यालों में डूबे हुए थे। यहाँ मैं एक मुख्तसर सी वजाहत करना चाहता हूँ। सिवाय बंगाल और मद्रास के दूर दराज देहातों के यहाँ मकामी ज़बानें बोली जाती हैं। सारे भारत के शहरों और अफवाज में जो ज़बान बोली जाती है वो उर्दू है, जिसमें बमुश्किल 30-40 अल्फाज संस्कृत के शामिल किए गए हैं। ठीठ और कड़क संस्कृत सिर्फ
सियासी जलसों में इस्तेमाल होती है। सारे भारत की अवामी ज़बान वही है जो भारतीय फिल्मों और गानों में इस्तेमाल होती है। ये 30-40 संस्कृति लफ्ज़ याद करके और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करके बिला शक व शुबा आप हिंदी ज़बान बखूबी जानने वाले कहला सकते हैं। दौरान तरबियत मुझे 60 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज और उनका सही इस्तेमाल बखूबी अज़बर कराए गए थे। मैं शराब खाने से निकल कर रिक्शे पर बैठा और होटल की राह ली। वो क्लर्क जिसका नाम अशोक सिन्हा था होटल की लॉबी में मेरा मुंतज़िर था। मैं उसे हमरा लेकर अपने कमरे में आ गया और शराब खाने से हमरा लाई हुई बोतल खोली और उसे एक पैक बना कर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर इंसान के काम ना आएगा तो क्या जानवर और परिंदे काम आएंगे। मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आमदनी है, बम्बई में रिहाइश है, कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, पंजाबी हूँ और ज़ात पात पर यकीन नहीं रखता, इंसान दोस्त हूँ, तुम्हें परेशान देखकर रह न सका और तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब साफ साफ बताओ किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। शराब के नशे में अशोक ज़ब्त के सब बंधन तोड़ बैठा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं चाहता था कि वो ज़्यादा ना रोए, क्योंकि दुख में रोने से ना सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि ढारस भी मिलती है। मैं अशोक के बहुत करीब बैठ गया और कहा कि मर्द रोया नहीं करते और तुम मर्द भी हो और फौजी भी। तुम्हें हरगिज़ रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी परेशानी को दूर करने की तदबीर करनी चाहिए, और फिर मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगा। मैंने उसे तसल्ली दी तो वो बोला, साहिब मेरे पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं और किसी की भी शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं हुई कि इस कदर मेरी आमदनी नहीं कि जहेज़ दे सकूं। सबसे बड़ी बहन की एक जगह सगाई हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन महज जहेज़ ना होने की वजह से फेरे नहीं हो पाए। अब लड़के वालों ने सगाई तोड़ने की धमकी दी है। माताजी इस गम में घोल घोल कर बीमार हो चुकी हैं। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया है, लेकिन कहीं से रकम का इंतज़ाम नहीं हुआ। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। उसकी दुख भरी कहानी बरसगीर के 80% घरानों की दास्तान थी। लाखों लड़कियाँ जहेज़ ना होने की वजह से शादी की उम्र को अबूर करके बूढ़ी हो चुकी हैं। वालिदैन की मजबूरी को लड़के वाले सुनना भी पसंद नहीं करते और लड़के का बाकायदा भाव ताव करके उसे भी आते हैं, और जिन लड़की वालों के पास देने को कुछ नहीं होता उनकी बेटियां या तो झूठी आस लगाए बूढ़ी हो जाती हैं या जो ज़रा मॉडर्न जहन रखती हैं वो घर से भाग जाती हैं और उनका अंजाम बल आखिर कहबा खाने में होता है। मैंने अशोक से पूछा कि उसे कितनी रकम की ज़रूरत है। उसने कहा कि बड़ी बहन की शादी के लिए उसे 25,000 रुपये मिल जाएं तो वो बआसानी अपनी बहन की शादी कर सकता है। मैंने उसे कहा कि अगर उसे 25,000 मिल भी जाएं तो वो सिर्फ एक बहन की जिम्मेदारी से उहदा बरा हो सकता है, दूसरी 2 बहनों की तो जिम्मेदारी बाकी रहेगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मुझे भी एक मुखलिस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही वो दोस्त साबित होगे। बहरहाल फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारी इस मजबूरी में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैंने उसे कहा कि बम्बई में हमने एक क्लब बनाया हुआ है जिसके मेंबर सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत ही बन सकते हैं। इस क्लब में हम हर तबके के लोगों को मेंबर बनाते हैं। उनके लिए ना सिर्फ मौजू रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर माली एआनत भी करते हैं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 रुपये का बंदोबस्त करूँगा, बल्कि तुम्हारी दूसरी 2 बहनों के लिए भी क्लब की मदद से मौजू रिश्ते तलाश करूँगा। मैंने उसे खासी तसल्ली दी और फिर अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो, मैंने उसे कहा कि बहुत सारे फ़ौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं और इन मेंबरों में जहाँ तक मुझे याद है टैंक रेजिमेंटों के कुछ जवान और अफसरान भी शामिल हैं। फिर यादाश्त पर जोर देते हुए कहा कि जहाँ तक मुझे याद है टैंक की ही किसी रेजिमेंट का एक जवान जो हमारा मेंबर था और वो यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आया था, उसकी एक बहन की शादी भी इसी वजह से रुकी हुई थी। वो गालिबन पंजाब के इलाके का था और हमारे क्लब की दिल्ली की शाख से मेंबर था। उसकी बहन की शादी भी हमारे क्लब की माली एहानत से हुई थी। क्लब के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक उसे क्लब से हासिल शुदा रकम नहायत मामूली अक़सात में वापस करनी थी। 2-3 अक़सात की अदायगी के बाद फिर उसने राब्ता नहीं किया। मैंने माथे पर मारते हुए कहा कि उसका नाम और रेजिमेंट जहन से निकल गई है, लेकिन उसका नाम सामने आते ही फ़ौरन पहचान लूँगा और उससे राब्ता करके उससे बकाया अक़सात की अदायगी का तकाजा करूँगा। मैंने उसे कहा कि माली एहानत हासिल करने वाले अगर अक़सात की अदायगी भी बंद करें तो इस नेक मकसद के लिए कायम क्लब आखिर कैसे चल सकता है। मैंने दोबारा कहा कि अगर नाम और रेजिमेंट की लिस्ट सामने हो तो फ़ौरन उसे पहचान लूँगा। अशोक को अपनी मुश्किल हल होती हुई सामने नज़र आ रही थी और इसके लिए उसे मेरी खुशनुदी की ज़रूरत थी। उसने कहा, साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने का वादा किया है।
یہ ہے تو خلاف ضابطہ اور پکڑے جانے پر قانون کے مطابق میرا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی مکمل فائل جو کہ میرے دفتر کے کلرک کے پاس ہے کسی طرح حاصل کر کے کل رات آپ کو ہوٹل میں لا دوں گا اور آپ اس سے اپنے مطلوبہ شخص کو تلاش کر لیجئے گا۔ اگلی صبح دفتر کے وقت سے پہلے میں وہ فائل آپ سے واپس لے جاؤں گا اور آپ اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کیجیے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے رخصت کرتے وقت 1000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا۔ اس فائل کا حصول میرے لیے کسی جیک پاٹ سے کم نہ تھا اور اشوک کو میں نے اپنے مکمل قابو میں کر لیا تھا۔ دوسری طرف میں ایڈیوس کے دفتر میں گیا اور ایڈیوس سے ملا۔ لیفٹیننٹ کرنل گپتا ایڈیوس تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کئی روز ہو چکے ہیں اور میری چائے کے سیمپل ابھی تک آپ کے دفتر میں ہی پڑے ہیں۔ میں بمبئی کی پر رونق زندگی سے دور یہاں ہوٹل میں ایک طرح سے مقید ہو چکا ہوں اور بہت بور ہو رہا ہوں، اس لیے آپ میرے سیمپل متعلقہ لوگوں تک بھجوائیں تاکہ جلد کچھ فیصلہ ہو سکے۔